पे है हमको मालूम है, हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है, हम निशाने पे। हर पार्टी, सियासी पार्टी में एक बहुत बड़ी कमी होती है। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। तो इस समय टांडा की राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी हलचल है इरफान पठान साहब। इरफान पठान साहब को लगातार हलचल इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि टांडा में जब एक प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में आप जाते हैं, वहाँ पे लोगों को समझाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समीकरण चेंज होता है, फिर आप वहाँ से मतलब कि आपको जेल हो जाती है, फिर आप वहाँ का आप जमानत पे फिर बाहर आते हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। शुक्रिया। तो अब आप जेल गए और जेल से बाहर भी आ चुके हैं, तो आप जेल से आने के बाद अब आप क्या सोचते हैं इस समाज के लिए, इस कौम के लिए? देखिए, जो जेल गया उसके बारे में मैं वाज़ेह कर दूं कि टांडा में जो प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने, थोड़ा तेज बोलो। तो उस प्रोटेस्ट को लेकर के प्रशासन ने जब मुझसे रिक्वेस्ट की कि समझाया जाए, तो मैं पहुंचा वहाँ पे, बल्कि मैं मोटरसाइकिल से पहुंचा और वहाँ पे मैंने लोगों को समझाने का काम किया। खैर, ये शायद उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद जो आपने समीकरण की बात की, वो समीकरण क्या, वो जो भी लगा हो प्रशासन को, उसने 1 महीने 3 दिन बाद मुझे डिटेन कर लिया और मुझको जेल भेज दिया उसी प्रकरण को लेकर के। खैर, बहुत ज़्यादा उसमें ना जा कर के इंशाअल्लाह ताला कभी आवाम के सामने इस मसले को रखा जाएगा कि हुआ क्या था हकीकत में। अब रही बात जेल से आने के बाद, तो अभी तो मैं परिवार में, चूँकि मेरा परिवार काफ़ी स्ट्रेस टाइम से गुजरा है, तो जाहिर सी बात अभी मैं परिवार में ही रहना, परिवार के साथ ही रहना पसंद करूँगा। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अभी मेरी ज़ीरो कर दी है मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी परिवार में दुरुस्त करना है और उसके बाद फिर फ़ैसला जो होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे बड़ी बात ये देखा गया सोशल मीडिया पर, जब आप जेल जाते हैं तो ट्विटर पर रिलीज़ इरफान पठान कि आपका कि ट्रेंड करने लगता है, जो देखते ही देखते कि एकदम कि ट्रेंडिंग की मोड में आते हैं। लेकिन बहुत सारे आपके चाहने वाले लोगों ने ये काम किया, लेकिन आप जो एमआईएम पार्टी से जुड़े थे, बुनियादी तौर पे आपके पार्टी एमआईएम पार्टी है, लेकिन इस पार्टी का ना कोई राष्ट्रीय नेता, ना कोई आपका स्टेट लेवल का लीडरशिप आपके लिए कोई एक वहाँ से पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा क्या कमियां थी? देखिए, मेरी जो अल्लाह ने मकबूलियत दी है वो आवाम के बीच में दी है, क्योंकि मैं हमेशा से आवाम के लिए लड़ाई लड़ता रहा और वो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात, हर पार्टी, सियासी पार्टी में एक बहुत बड़ी कमी होती है कि हर उस इंसान को दबाने की कोशिश की जाती है जो इंसान तेज़ी से आगे बढ़ने की, आवाम के बीच में जिसकी मकबूलियत बढ़ती हुई दिखाई देती है। यही मर्ज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी है, और यहाँ इसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं शौकत अली साहब, वो शुरू से ही मेरे बारे में ले कर के काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं जो टाइम टू टाइम मंजर आम पे आती रहीं। कभी मुझे माजूल किया गया, कभी मुझे डिबेट में बैठने से रोका गया। तो इस वजह से वो ये चाहते थे कि इस नेता को कहीं ना कहीं साइडलाइन लगा दिया जाए, क्योंकि ये इसकी मकबूलियत हिंदुस्तान लेवल पे तेज़ी से बढ़ रही है। और ये चीज़ आपने कहा नहीं कि जो ट्विटर ट्रेंड चला रिलीज़ इरफान पठान का, शायद इसके सबसे बड़ा साक्ष्य आप लोगों के सामने मौजूद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के हर शोबे से मेरे चाहने वालों ने ये ट्रेंड चला। इसमें एमआईएम पार्टी का कोई रोल नहीं था। ये वो लोग थे जो मेरे काम से मुझसे मोहब्बत करते थे, जो मेरी एक्टिविटीज़ को दिन रात वॉच करते थे। ये वो लोग थे जो मुझे गायबाना तरीके से दुआएं भी देते हैं और मेरे लिए तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने एफर्ट की, जिससे मैं 41 दिन बाद जेल से बाहर आ गया। अब इसमें एमआईएम पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने बात किया शौकत अली साहब की, जब तकरीबन आज से 4 महीना पहले, ये कहा जाए कि रमज़ान के पहले की बात है कि जब
कि एमआईएम पार्टियां स्टेट लेवल के तमाम के सचिवों का ऐलान कर रही थी, अध्यक्षों का ऐलान कर रही थी। तो मेरी टीम ने या मैं अपनी टीम की तरफ से खुद शौकत अली साहब के पास मैंने फ़ोन किया, मैंने उनके फ़ोन किया कि लगातार आप लिस्ट जारी कर रहे हैं लेकिन इरफान पठान का नाम नहीं आप मतलब किसी लेवल पर नहीं ला रहे हैं। तो हमारी टीम जानना चाहती ऐसा क्यों, लेकिन जैसे मैंने आपका नाम लिया वो बात ही करना नहीं चाहते थे शौकत साहब। ऐसा क्या चीज़ मतलब क्या होगा? देखिए, मैंने बताया नहीं कि सियासी पार्टियों में जो जिनके अंदर कौम मिल्लत का हकीकत में दर्द होता है, दिखावा तो सभी करते हैं, दिखावा तो हर आदमी फेसबुक के ज़रिए पोस्ट डाल के भी अपने को मिल्लती दिखाता है, दिखावा तो वो भी करता है जो मंचों पे माइक संभालता है, दिखावा तो तमाम ऐसे लोग करते हैं। लेकिन इरफान पठान ने हकीकत में टांडा ही नहीं, टांडा की सरज़मीन से बाहर भी आप जब मसले मसाइल पे देखे होंगे, अगर सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट रहे होंगे, तो छोटे छोटे मसले पे जहाँ प्रशासनिक मामला होता था, वो चाहे ललितपुर की घटना हो गई हो जहाँ पे मुस्लिम कॉलोनी में पथराव किया गया था, वो प्रोफेसर रिजवान का मामला मेरठ का MIT कॉलेज का हुआ, वहाँ का मामला था। तो ये सब मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मामला थे जो मैं कहीं पीछे नहीं हटता था, आवाज़ बुलंद करता था, और जहाँ तक मेरी इस्तात थी, जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी होती थी, मैं उसमें राहत हासिल करने की पूरी कोशिश करता था आवाम को दिलाने के लिए। और यही वजह शौकत अली की आँख में मैं किरकिरी की तरह धंस रहा था। तो जाहिर सी बात है कि शौकत अली हर उस इंसान को, मुझे ही नहीं, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है, मैं तो तकरीबन 9 सालों से नियर अबाउट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो मुझसे पहले भी 2-4 साल पहले से जुड़े हुए हैं, उनको भी शौकत अली उन नेताओं को साइडलाइन कर चुका है जिन नेताओं ने हकीकत में मजलिस के परचम को उठाया, शुरुआत की, जो बुनियाद की ईंटें थी, वो चाहे कलीम जामई हो जाए, वो हामिद संजरी हो जाए, वो आसिफ चंदन साहब हो जाए, जो बहुत मतलब कितने नाम गिनाऊँ। तो वो ये शौकत अली की बहुत बड़ी एक मुनाफिकत है कि ऐसे लोगों को अब कहाँ से डायरेक्शन मिलता है, क्यों हटाया जाता है, क्यों साइडलाइन किया जाता है। चूँकि गैब का इल्म अल्लाह को है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि शौकत अली के रहते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कभी कामयाबी नहीं पा सकती। अब बात करते हैं थोड़ा जो एक परसेप्शन है भारत में, हमारे देश का परसेप्शन ये है, पॉलिटिकल परसेप्शन है। जैसा कि लोग कहते हैं कि जब तक कोई एक नेता जेल नहीं जाता है तब तक वो बड़ा नेता नहीं होता। तो क्या अब आपको कि टांडा की आवाम एक बड़ा नेता मानने लगे? एक परसेप्शन है, मैं एक बात नहीं कहूँगा। अगर मुझे नेता ही बनना होता तो मैं, बहुत सारी सेकुलर पार्टियों से आज की डेट में भी ऑफ़र है मुझे, लेकिन मैं अपनी मज़लूम कौम के लिए लड़ाई लड़ता था, उसी में मुझे कल्बी सुकून मिला करता था। और नेता बनने की मुझे कोई लालच नहीं है। मैंने हमेशा बातिल ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और सच के साथ खड़ा रहा। इसमें मुझे सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। और ये सारी चीज़ें, जेल जाना और ना जाना, जेल जाने से कौन बड़ा बनता कौन छोटा, ये मैं चूँकि बहुत अच्छी तरीके से इसको नहीं समझ पा रहा हूँ कि जेल जाने से आदमी नेता बनता है, तो ऐसा नहीं परसेप्शन है। नहीं तो फिर आप ये देखिए कि शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्यों नहीं वो कभी जेल गए? नहीं, ये जैसे भारत में होता कि इतना कि जेल गए हुए हैं तो लगता है। देखिए मेरा जो परसेप्शन है, मेरी जो सोच है, जहाँ तक मैं इस्लामिक मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि उरूज उसी को मिलेगा जिसको अल्लाह मेरा चाहेगा। मैं सिर्फ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत, जहाँ तक का सवाल है, मेहनत मेरी जग जाहिर है कि मैंने क्या किया आवाम के लिए। मैंने आवाम के साथ कभी मुनाफिकत नहीं की, मैंने आवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैंने आवाम की हर लड़ाई रोड पर उतर करके लड़ी। मज़लूम कोई भी हुआ उसके लिए खड़ा हुआ, जितनी ताकत थी, जितनी इस्तात थी, उसके लिए खड़ा रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आवाम को अकेला छोड़ दिया जाए या चुनाव के दरमियान मैदान में आया जाए। मैं गुजरे 5 सालों में जब जब आवाम को ज़रूरत हुई, आपने देखा लॉकडाउन के दरमियान क्या किया मैंने, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा रिजवान प्रकरण में मैंने क्या किया, उसको भी कहने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा अब्दुल कादिर प्रकरण पुंथर वाले में मैंने क्या किया, उसमें भी कहने की ज़रूरत नहीं। आपने अकबरपुर में जो आज़मगढ़ का एक बंदा ला करके अंडर कस्टडी मार दिया गया था SOG द्वारा, उसमें मैंने क्या किया। तो कितने मैं ऐसे वाक़यात गिनाऊँ कि जिसमें मैंने ज़मीन पे उतर करके
लड़ाई लड़ी है। नुक्कड़ सभा आपने सही बात है। मैं कहीं से अगर आपको झूठ और सच बरगला करके नेता बनने की कोशिश होती तो बहुत सारी चीज़ों में, आज प्रिंट मीडिया क्या है, पैसा दे दो न्यूज़ छपवा लो, पैसा दे दो, जो 4 यूनिट 10 यूनिट ब्लड बांटते हैं वो पैसा दे के 4000 यूनिट 5000 यूनिट लिखवा करके न्यूज़ चलवा देते हैं। मैंने कभी प्रिंट मीडिया पे कंसंट्रेट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आजकल न्यूज़ें पैसे पे बिक रही हैं, तो मैंने कभी, मुझसे कोई चैनल वाला पैसा इसलिए नहीं मांगता, जानता है कि ये नहीं देगा। मुझसे जब भी कोई कहता है इंटरव्यू के लिए, मैं उससे यही कहता हूँ कि मुझसे कठिन सवाल पूछना जिसका मैं जवाब ना दे सकूँ, जिसमें उलझ जाऊँ। तो मेरी सोच जो है वो अल्लाह ने बहुत अलग तरीके की रखी है, तो इसीलिए मैंने कभी गलत चीज़ें नहीं मतलब फैलाई या गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तो मैं सिर्फ़ यही चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे खिदमत खल का काम ले ले। और बात करते हैं 2024 की। 2024 बहुत नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर पार्टियां अपने मेंबरशिप को बढ़ा रही हैं, अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई हैं, तो उसी में एमआईएम पार्टी भी आ सकती है। और लेकिन आप सोशल मीडिया पे लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या इसे पार्टी का विरोध माना जाए? देखिए, मैंने आज तक अभी तक एक शब्द पार्टी के विरोध में नहीं लिखा। आप मेरी सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी इधर जेल से निकलने के बाद पोस्टें चली हैं, मैंने ना पार्टी का विरोध किया ना मुस्लिम क़यादत का विरोध किया। हाँ, चूँकि उत्तर प्रदेश की सरज़मीन पे एमआईएम को ख़त्म करने का काम शौकत अली ने किया है। शौकत अली की जो मुनाफिकत है वो मुझको मालूम है कि क्या है, और मुझी को नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 से 90% पदाधिकारी जो मेरे संपर्क में हैं इस टाइम, मेरे पास सैकड़ों रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपने देखा अभी कल एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, ऐसी सैकड़ों रिकॉर्डिंग मेरे पास जो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि इससे कोई भी पदाधिकारी खुश नहीं है। और जो खामोश हैं 10% बचे हुए, उनको सिर्फ पद की लालच है, इसलिए वो खामोश हैं। इसके अलावा शौकत अली की कहीं सच्चाई नहीं है। वो एक शुद्ध व्यापारी आदमी है, वो व्यापार करने निकला है। उसने जितना पैसा मजलिस पे इन्वेस्ट किया था उससे कई सौ गुना पैसा वो कमा चुका है। और ऐसे एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं कि आज मैं शौकत अली के वो एविडेंस वायरल कर दूं तो आवाम शौकत अली को ज़मीन पे खड़े होने की जगह नहीं देगी। ये हकीकत है, मेरे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब हक़ और सच फ़ैसला करें उत्तर प्रदेश के लिए। वो इंसाफ करें यहाँ के पदाधिकारियों के साथ, वो इंसाफ करें यहाँ के उन मज़लूम कार्यकर्ताओं के साथ जो अपनी गाढ़ी मेहनत, पैसे की खून पसीने की कमाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे खर्च कर रहे हैं। लाखों नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, लाखों नौजवानों ने अपने कारोबार तबाह कर दिए, लाखों लोगों ने अपना घर परिवार से दूर हो गए। तो मसला ये है कि आखिर इनकी कुर्बानियाँ देख क्यों नहीं रहा कोई? शौकत अली क्यों इनको इग्नोर कर रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर का मतलब कोई, अगर मान लीजिए स्टेट लेवल पर नहीं काम हो रहा है तो राष्ट्रीय लेवल, जो नेशनल लेवल की वहाँ के नेता हैं, वो वहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही उत्तर प्रदेश। देखिए, वही उसी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और जबकि हकीकत तो ये है कि 2017 के चुनाव के बाद दारुस्सलाम की चौखट पे सैकड़ों डेलीगेशन गए हैं शौकत अली की शिकायत लेकर के जी। लेकिन अब वही है ना कि एक घोड़े पे दांव लगा हुआ है, तो अभी कैसे वो कह दे कि मेरा फैसला गलत है? जी। अगर वो हटाते हैं तो जाहिर सी बात है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आदमी अपने उसमें आ जाता है तो वो गलत को ही सही साबित करने के लिए अलम उठाए रहता है कि नहीं सही है। तो शायद जो विरोध अब चल रहा है, जो अलम मैंने उठाया है इस मुनाफिकत के ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह ताला मेरा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह मेरे साथ खड़ा होगा। अब बात करते हैं आपके इस्तीफे की। आप जेल में रहते हुए आपने एमआईएम पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, तो आप इंतज़ार भी तो कर सकते थे बाहर आने का। देखिए, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? मैं आपको बता दूं, जब मैं जेल पुलिस ने मुझे डिटेन किया और ये हो गया कि मैं जेल भेजा जाऊंगा, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले कभी मेरी बीवी की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, शक्ल भी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन जब उसके शौहर पे आफत आई तो वो मज़लूम औरत रोड पे उतर पड़ी और अपने छोटे से बच्चे को लेकर के इधर उधर भटकती रही। 12 दिनों तक मेरी वाइफ
प्रशासन, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करती रही कि मेरा शौहर बेगुनाह है। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और इस चैनल के चाहने वाले और जो भी हैं फॉलोअर उनको बताना चाहता हूं कि मेरी वाइफ के पास ऐसे सैकड़ों फ़ोन आए जिनके पास वाइफ का नंबर नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे माध्यम से उन्होंने नंबर निकलवाया और फ़ोन किया कि बहन घबराओ नहीं, हम लोग हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ना शौकत अली का फ़ोन आया, ना कोई प्रदेश के पदाधिकारी का फ़ोन आता है। बताइए क्या समझा जाए इसको। आप मंचों से मिल्लत का दर्द भरते हैं, दम भरते हैं। मिल्लत की एक मजलूम औरत सड़क पे 12 दिनों तक भटक रही होती है तो कहाँ मर जाती है वो मिल्लत की मोहब्बत। जलन मुझसे थी शौकत को ना, हसद मुझसे थी ना, बुग़्ज़ मुझसे था ना, तो मैं तो जेल चला गया था। मिल्लत की वो औरत जो भटक रही थी उसके लिए तो एक फ़ोन कर सकते थे तुम ना, एक ट्वीट कर सकते थे ना। कहाँ मर गया था वो मिल्लत का दर्द। ड्रामेबाजी, मिल्लत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा मंचों से खड़ा होकर के। मिल्लत के उन नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है जिन नौजवानों के पास अपने सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। मिल्लत के उन नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है जो 18 से 24 साल की एज के हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जितनी मेहनत मैंने की है प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी आकर के उससे कंपेयर कर ले। मैंने हकीकत में मिल्ली दर्द लेकर के मैं MIM का परचम पकड़े था। मैंने कोई दिखावा नहीं किया। मैं ज़मीन पे उतरता था और ज़मीन पे जो काम करता था फिर सोशल मीडिया पे अपडेट किया करता था। तो ये जो मेरे साथ MIM पार्टी और ख़ास करके शौकत अली ने किया है, ये नहायत घटिया काम था। इसीलिए मैंने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मेरा अल्लाह जो मुझको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दर्स मिलता है उसमें यही है, जो गलत है उसका विरोध करो। ताकत है ताकत से विरोध करो, नहीं है तो ज़बान है ज़बान से विरोध करो। अगर उतना भी नहीं है तो गलत को गलत दिल में समझो। और मैंने अपना जो है कलम चला करके बताया कि शौकत अली की मुनाफिकत मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि शौकत अली उन पदाधिकारियों से हसद और जलन रखता है जो पदाधिकारी वाकई में ज़मीन पे उतर करके काम कर रहे हैं। कोई मैं अकेला नहीं हूँ। मैं ऐसे प्रूफ दे दूंगा आपको जिसमें सैकड़ों नाम आ जाएंगे जो मजलिस के लिए काम करते थे, मजलिस को आगे ले जाने का सपना देख रहे थे, मुस्लिम क़यादत के एम्पावरमेंट की सोच रखते थे। उन सारों को शौकत अली ने दरकिनार करके साइड लाइन करके ख़त्म कर दिया। आपने MIM पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है ना, अब उस पार्टी के नेता नहीं बने। अगर मान लीजिए सपोज दैट माना जाए कि टांडा के अवाम को आपकी ज़रूरत हो तो क्या वो आपको पाएंगे? क्यों नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना कि मैं नेता बनने के लिए MIM नहीं ज्वाइन किया था। मैं कल भी आवाम के साथ अपनी खड़ा था, भले ही आवाम मेरे साथ ना आए। मुझे अपनी तारीख़ मालूम है कि आवाम और मिल्लत के लिए काम करने वालों को मदीना की गलियों में जंजीरों से घसीटा गया है। लेकिन उसके बाद भी मेरी वही सोच है कि आवाम जब आवाज़ देगी इंशाअल्लाह ताला इरफान पठान आवाम के बीच में दिखाई देगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे कोई वो नहीं कि मेरे लिए कौन आवाज़ उठाता है कौन नहीं। मुझको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरा अल्लाह किस काम से राज़ी और किस काम से नाखुश होता है, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, और आप जेल में थे लेकिन आपको चाहने वाले सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे, एक्टिव थे। आप उनके लिए अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने तमाम उन चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों से, जिनको मैं जानता भी नहीं और जिनका नाम भी मेरे दिलो दिमाग में नहीं है, जिन लोगों ने ट्विटर पे हैशटैग रिलीज़ इरफान पठान का ट्रेंड चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे तक वो नंबर 1 रहा हिंदुस्तान का, तो मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि इरफान पठान के जिस्म का एक एक बूंद खून का इंशाअल्लाह ताला आपकी सोच के हिसाब से मिल्लत पे निछावर होगा। इसीलिए मैं उनका उतना तो शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा जो उन लोगों ने मेरे लिए किया, क्योंकि और शायद आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा होगा कि शौकत अली मुझसे हसद और जलन क्यों करता है। क्योंकि मैंने कहा नहीं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शोबा नहीं था जहाँ से हैशटैग रिलीज़ इरफान पठान, मैं जेल में था, मुझे जेल के अधिकारियों ने ये चीज़ जानकारी दी कि हैशटैग चल रहा है आपके नाम का। तो ऐसे होता क्या है कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन घर ही में पैदा हो जाते हैं, ये पहली बार देखा।
पहली मरतबा देखा कि घर ही के लोग दुश्मन हो जाते हैं घर के फ़र्द की तरक्की पे। ये पहली मरतबा शौकत अली के साथ महसूस हुआ। महसूस होता था, लोग हमसे सवाल करते थे कि फ़लाँ क्यों निकाल लिया गया, तो ढका क्यों निकाला गया, उसको क्यों साइड लाइन किया गया। लेकिन मैं ये सोचता था हो सकता है उसकी भी गलती रही हो कुछ ना कुछ। लेकिन आज जब मैं जेल गया तब मुझे पता चला कि इसकी मुनाफिकत की सीमा बहुत दूर तक है। और इसमें यही नहीं इन्वॉल्व है, अकेला शौकत अली इन्वॉल्व नहीं है। शौकत अली के साथ हैदराबाद के वो 2-4 लोग इन्वॉल्व हैं जो यहाँ की शौकत अली की बुराइयों को हैदराबाद पहुँचने से पहले रास्ते में ख़त्म करते हैं। जिसमें एक नाम माजिद हुसैन का आता है, दूसरा नाम यामिन साहब का आता है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ड्राइवर हैं, क्योंकि इसने जड़ें वहाँ तक फैला ली। उन लोगों को ओबलाइज करते हैं हर तरीके से, जो ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। ये आवाज़ कोई अभी तक नहीं डर से उठाता था, क्योंकि मुझे नेता बनने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। अब पॉलिटिकल फ्यूचर, देखिए पॉलिटिकल फ्यूचर पहली चीज़ तो अभी कोई ऐसी सोची नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था MIM में, और बस एक कल्बी सुकून मिलता था कि आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करना, आवाम के लिए लड़ना। तो पॉलिटिकल फ्यूचर बाद देखा जाएगा। अब चूँकि एक डाई कटी हुई है तो वो उसी हिसाब से इंशाअल्लाह ताला एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि आवाम का काम करना है, मज़लूमों के लिए लड़ाई लड़नी है। तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ताला वो अभी कुछ दिन रिलैक्स करने के बाद फिर सोचा जाएगा कि क्या करना है। और अब मुझे उम्मीद अपने अल्लाह से जो रास्ता दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर रास्ता वो होगा। शोहरत व बुलंदी पल भर का तमाशा है, शोहरत व बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो टूट भी सकती है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।